अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हुलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाजरीन, खित्ते में जो है सूरत हाल आप जानते हैं, अमेरिका ईरान ताल्लुकात की वजह से अच्छी नहीं है इस वक्त। पाकिस्तान के हवाले से कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपना क्लियर स्टांस रखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को ये क्लियरली मेंशन करने की ज़रूरत है कि हम किसी भी किस्म के इस तरह इन ह्यूमन एक्ट को जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसको कंडेम करते हैं। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने सेनेट में लंबी तकरीर की जिसमें उन्होंने पूरा बयान किया कि किस तरीके से अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो है हमला किया और जो कासिम सुलेमानी साहब हैं जनरल, उनको जो है किस तरह मारा गया और क्या एक कॉन्स्पिरेसी थी और एक कॉन्स्पिरेसी जो है कितनी ख़तरनाक हो सकती है, कितनी सिवियर हो सकती है। ये उसामा बिन लादेन और जो दीगर इस किस्म के केसेस हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। दूसरी जानिब ईरान की तरफ से एक क्लियर स्टांस आ गया, जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने कहा है कि वो ज़रूर बदला लेंगे। और अब रीसेंट अपडेट ये भी है, वो कहते हैं कि वो अब इंस्टेंटली कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ही जो है डिसिप्लिन तरीके से और पूरा मुनज़्ज़म तैयारी के साथ जो है वो अपना बदला ज़रूर लेंगे। यानी ये जो सिचुएशन है काफ़ी कॉम्प्लिकेट होती चली जा रही है। साथ ही साथ वज़ीर ख़ारजा का ये भी कहना था हाल ही में कि हम एक तरफ तो हमारा पड़ोसी है, दूसरी तरफ मुल्की मफादात हैं, तो हम किसी भी किस्म की कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं वो, उनका क्या स्टांस है, थोड़ी जो है इसमें क्यूरोसिटी जनरेट हो रही है। आया वो अमेरिका की जानिब है, आया वो ईरान की जानिब है, या फिर जिस तरह DGISPR ने अपना स्टांस पेश किया जहाँ पर उन्होंने क्लियरली कहा कि हम किसी भी हवाले से किसी के लिए भी अपनी जो सरजमीन है वो किसी भी तरह के इन ह्यूमन एक्ट के लिए या किसी दहशतगर्दी के लिए या किसी गलत काम के लिए अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने नहीं देंगे। ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव इस वक्त जो है रोटेट कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जनरल कासिम सुलेमानी साहब जो थे वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहे थे। वो ये तमाम तर मामलात को सुलझाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। जब अमेरिका को मालूम हुआ कि ये लीडर जो है इन्फ्लुएंस करता चला जा रहा है और ये दोनों के मामलात को सुलझा देगा, तो जिस तरह हमेशा से अमेरिका करता चला है और अमेरिका ने कासिम सुलेमानी साहब को भी मरवा दिया। जिस तरह कभी भी अमेरिका बर्दाश्त नहीं करता कि कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल लीडर सामने आए और उनके सामने खड़ा हो, तो ये भी इसलिए ये कॉन्स्पिरेसी। दूसरी जानिब ये कॉन्स्पिरेसी अब भी जिंदा है कि ईरान और इराक के सेल्फ हालात दुरुस्त नहीं है। तीसरी कॉन्स्पिरेसी ये है कि अमेरिका ने हमेशा से किसी भी किस्म के ब्लॉक को इमर्ज होते हुए बर्दाश्त नहीं किया। जिस तरह इस्लामिक यूनिट जो है वो हम क्लियरली देख रहे हैं, महातीर मोहम्मद साहब, उर्दगान साहब, जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी लूप में लेने की कोशिश की और वो मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामिक यूनिट जो है फॉर्म हो और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और ओवरऑल जो है पर्सपेक्टिव के ऊपर वो काम कर सकें। तो बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे जावियों से इसको देखा जा रहा है। आज के प्रोग्राम में डिटेल इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि इस तमाम तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर क्या पड़ते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है फरहान अली खान साहब APML से, सैयद फरहान अली खान साहब APML से, और हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर अराई साहब, तज्जियाकार हैं, और हमें प्रोग्राम में मजीद गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। सैयद फरहान अली खान साहब, सैयद फरहान अली, अपॉलॉजीज, आपका नाम बार बार गलत लेने के लिए सॉरी, अपॉलॉजीज वंस अगेन। फरहान साहब, क्या कहेंगे सिचुएशन में आप के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इशू इमर्ज हुआ है जहाँ पे ईरान, इराक, अमेरिका, हमने ऑल ऑफ अ सडन देखा ये सब कुछ हुआ और अब जो है हालात कहीं से लग नहीं रहा कि हालात दुरुस्त भी होंगे। अभी अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हमें जो है ये इस बारे में ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि ईरान से हमारे कितने अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं और हमारे कितने बॉर्डर हमारे मिले हुए हैं उनके साथ। और दूसरा, अमेरिका आज आपको कितना सपोर्ट कर रहा है ये भी देखना पड़ेगा ना। सर, हमें सपोर्ट कौन कर रहा है? हमें क्या सऊदी सपोर्ट कर रहा है? हमें क्या ईरान सपोर्ट कर रहा है? हमें कभी किसी भी मुल्क ने कभी सपोर्ट किया? हमने तो हमेशा से दूसरों की सपोर्ट की है और अपने आप को मिसयूज करवाया। कश्मीर इश्यूज के ऊपर वो हमें बिल्कुल भी किसी किस्म की सपोर्ट हमें नहीं दे रहा। हमें जो सपोर्ट देना चाहिए थी, जिनको देनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं दी। और अब हमें ये फैसला करना है कि आया हम अमेरिका के साथ जाएंगे या हम ईरान के साथ जाएंगे। ईरान जो है एक गैरतमंद कौम है, वो आपको भी, वो पहले भी उनको अमेरिका को वो जवाब भी दे चुके हैं और वो बहुत अच्छा जवाब देंगे भी दोबारा। मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा जवाब देंगे जिससे अमेरिका जो है वो अपने
आपको समझेगा कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। और वो आपने शायद अभी 2-3 दिन पहले सुना भी होगा कि उनकी वेबसाइट हैक की उन्होंने। तो अगर वेबसाइट हैक कर सकते हैं, झंडे वहां पे लगा दिए और पूरे स्लोगन्स वहां पे, अगर वो वेबसाइट हैक कर सकते हैं तो उनके एटमी वेबसाइट भी हैक कर सकते हैं, और उन्हीं के जो एटम बम्स हैं वो उनके मुल्क में भी फाड़ सकते हैं। मैंने कहीं पे ये भी सुना था कि वो उन्होंने धमकी लगाई है अमेरिका ने, ईरान ने, कि हम उनके एटम बम्स उन्हीं के मुल्क में ब्लास्ट कर देंगे। तो ये उन्होंने कहा था कि ये पहला हमारा साइबर कंट्रोल का एक पहला हमारा ट्रेलर है, और आगे आप देखते रहें कि आगे क्या होगा। और पाकिस्तान को क्लियरली इस मामले में क्लियरली पाकिस्तान को गैरतमंद लोगों के साथ ही जाना चाहिए। जो सर साथ फिर जाना चाहिए, या हमें क्लियरली इसको कंडेम करना चाहिए लेकिन फिर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? इन्वॉल्व तो हमें नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सी पैक जो है वो वहाँ पे ईरान से बहुत करीब तरीन है, डिस्टर्ब हो जाएगा उससे। वो इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमारी तमाम हमदर्दियां जो है वो ईरान के साथ होनी चाहिए बनिस्बत के आप नहीं, अमेरिका से तो कोई कर भी नहीं सकता है गेस, और बयान में कोई ऐसी बात आई भी नहीं है। लेकिन ईरान को भी जो सपोर्ट किया है, अब फरहान साहब अगर बयानात को सुने शाह महमूद कुरैशी साहब के, कहीं पे भी ही इज लिटरली नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स अमेरिका, और हो भी नहीं सकते। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने इनडायरेक्टली तो सपोर्ट किया बार बार ईरान की, लेकिन उनके वो अल्फाज सामने नहीं नजर आ रहे कि वी स्टैंड विद ईरान, वी कंडेम दिस। ये लफ्ज सामने नहीं आने चाहिए। हमको यही हमारे स्टैंड यही होना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक हो सकते हैं, इसीलिए डिप्लोमेसी का तरीका एक कार है। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, क्या खतरनाक हो सकता है? आपकी एड बंद कर देगी अमेरिका, वो तो अच्छा है बंद कर दे, एड तो बंद आपको कर्जा देना बंद कर देगी, यही कर सकती है। इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कर सकती, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कर सकती। लेकिन पाकिस्तान तो एटमी पावर है, और पाकिस्तान की जो रेंज है वो इसराइल तक तो है, अमेरिका तक नहीं है। सही है, इसराइल तक तो है। आईएसपीआर के बयान को कैसे देखते हैं? उन्होंने तो क्लियरली कंडेम किया, उन्होंने कहा है कि हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने नहीं देंगे। बिल्कुल, वो ये होता है बयान। ये बयान देना चाहिए था जो हमारी शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनको भी यही बयान देना चाहिए था। ये डिप्लोमेटिक बयान नहीं देना चाहिए था। वो तो जाहिर डिप्लोमेट हैं और उनको डिप्लोमेसी करनी है, तो क्या उनका ये स्टांस आप अप्रिशिएट नहीं करते? बिल्कुल भी मैं ये इसको अप्रिशिएट नहीं करता। एक तरफ आपको होना ही चाहिए था, आपको अपना बताना चाहिए था दुनिया को कि जी हम यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम अमेरिका के साथ नहीं बल्कि हम ईरान के साथ खड़े होंगे। ठीक है। अख्तर इनाई साहब, फॉरेन मिनिस्टर ने सेनेट में बहुत लंबी तकरीर की, पूरा मुकम्मल बयानिया बताया, उन्होंने इनडायरेक्टली जो ईरान की सपोर्ट भी की, लेकिन जो क्लियर वर्ड्स हैं उसका जो अल्फाज का चुनाव था वो काफ़ी स्पेसिफिक था, वो इनडायरेक्ट ही रहा। तो क्या आप भी ये कहेंगे कि फॉरेन मिनिस्टर को बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए था और क्लियरली कह देना चाहिए था कि वी कंडेम सच ब्रूटल एक्ट, दिस इज इनह्यूमन? और अब तो ये भी फॉर्मली इसको कहा गया है कि जो उन्होंने किया है वो था ही नहीं, लीगल ही नहीं था। देखिए, मेरी नज़र में ये है कि सिविल गवर्नमेंट ने जो अपनी बेस्ट स्टेटमेंट दे सकते थे या जो तरीक़ेकार इख्तियार कर सकते थे उन्होंने किया है, क्योंकि जो फोर्सेस होती हैं उनका एक ख़ास तरीक़ेकार होता है स्टेटमेंट देने का। उन्होंने अपने उस स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बातचीत की है। सिविल गवर्नमेंट जिस तरह से डिप्लोमेसी करती है, जो तरीक़ेकार इख्तियार करती है, उन्होंने उस हिसाब से मेरे ख्याल से वज़ीर ख़ारजा ने बहुत सही स्टेटमेंट दी है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ऐसा अवेलेबल नहीं है। मगर क्योंकि कुछ चीज़ें बैकडोर चल रही होती हैं, ठीक है, जंग का हिस्सा ना बनने की भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर दी है। जहाँ तक ये बात है कि अगर आप वो देखेंगे कि जो अभी मलेशिया में जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए कॉल थी और उसमें पाकिस्तान नहीं गया था, और याद होगा कि उसमें भी तो कह रहे हैं ना कि सऊदी का प्रेशर है। एग्जैक्टली, जब उसमें ना जाना जो है वो एक तरह से अमेरिका की तरफ झुकाव जाहिर करता है, ठीक है ना। अमेरिका की तरफ झुकाव कैसे, क्या आप इनडायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं सऊदी के साथ और सऊदी के बाद फिर अमेरिका? जी एग्जैक्टली। तो क्या आपको लगता है कि ये अमेरिका का प्रेशर होगा बल्कि सऊदी अरब का प्रेशर नहीं होगा, जिस तरह खबरें सर्कुलेट कर रही थी कि आपके 40 लाख लोगों को हम निकाल देंगे नौकरियों से? 40 लाख हैं, उसके अलावा फ्यूल 3 ईयर का कोई कॉन्ट्रैक्ट था, फ्यूल देने का, क्रेडिट कार्ड, उसमें कुछ चीज़ें थी, ज़ाहिर है कुछ पॉलिसीज थी। बेसिकली बड़ी बात तो यही है क्योंकि एक सऊदी अरब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट का अलाय है, एक तरह से उनके इन्फ्लुएंस में है। ज़ाहिर है कि ईरान उसके अपोजिशन में है। और आपने बहुत अच्छा एक बात कही कि एक्चुअली वही बात थी कि शायद वो एक किरदार अदा कर रहे थे जनरल साहब, जिसकी वजह से वो उन पर अटैक किया गया। तो ये बात आपकी दुरुस्त है। तो कभी भी अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि मुस्लिम ममालिक एक हो जाएं, ठीक है, उसकी वजह से। तो एक तरह से पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें थोड़ी सी तो ये नज़र आया है कि झुकाव है, ठीक है, अमेरिका की तरफ झुकाव है। हालांकि अभी ये पता नहीं है कि क्या स्ट्रेटेजी है, लेट्स सी।
क्योंकि ईरान भी जो है वो भी अपनी हिकमत अमली तैयार करके बैठा हुआ अगर थोड़ा हम वो हिस्ट्री को देखें, इमरान खान साहब हमेशा से कहते आए हैं कि हमने अफगानिस्तान में जो इंटरवीन करके गलत किया है, तो ये दोबारा ये भूल तो नहीं हो सकती। ये इसी दूसरी बात ये है यहाँ पे वो कभी भी उन्होंने अप्रिशिएट स्टांस को नहीं किया, वो ये कहते आए हैं कि हमें कूदना ही नहीं चाहिए था। तो फिर क्या इसीलिए भी आपको लगता है कि मोहतात है एक तरफ कि वो सिविलियन गेम जिस तरह खेलना चाहिए डिप्लोमेसी का वैसा खेला जा रहा है, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टांस होना चाहिए वो DGISPR की तरफ से चला गया। लेकिन माइक पॉम्पियो ने आखिर DGISPR को कॉल क्यों की? देखिए वो तो होता है ना, ये तो करना पड़ता है, वो तो एक पूरी ग्लोबल सिचुएशन आपको समझनी पड़ेगी। ये वो दौर नहीं है, देखें अभी ये थर्ड वॉर का एक अंदिया है जो कि अगर दो ममालिक में या दो ब्लॉक्स में शुरू हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 3 इतना पॉसिबल है? जिस तरह लीग ऑफ नेशंस पहले फेल हो गई थी, पूरी साथ में जो नेशंस हैं उनका टकराव हुआ था। अभी इस वक्त खित्ते में मशरिक वस्ता के जो हालात है वो बेहतर नहीं है, लेकिन एक पूरा रीजन इतना बड़ा ग्लोबली इकट्ठा हो जाएगा, और क्या अमेरिका ये भूल करेगा? क्योंकि बार बार ट्रंप ने भी ये कहा है कि हम सुप्रीम हैं, हमारे बहुत ताकतवर है, क्या वो भूल करेगा? भूल कर सकता है। देखिए उससे कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि वो बहुत ही एक अच्छे तरीके से उसको डील करेगा। आपको पता है लाउबाला किस्म का आदमी है, बहुत ही इस तरह से है, क्योंकि एक्चुअली वैक्सीन ये है कि इलेक्शन आने वाले हैं, ये 2020 इलेक्शन मोदी ने पुलवामा का सहारा लिया और पाकिस्तान को, क्योंकि उन्होंने कुछ करके दिखाना है, क्योंकि सुपरमेसी जो है वो उन्हें शो करनी है, एग्रेसिवनेस शो करनी है वर्ल्ड वाइड। जो पूरे बेताज बादशाह समझा जाता है, समझता है, या उसकी आवाम ये यूएस की समझती है कि जो है यूएस की आवाम भी आपको लगता है कि वो ये मंजन जो बेच रहे हैं वो दुरुस्त? वो देखिए मंजन बिकता है। लास्ट टाइम क्या था, यही तो मंजन था आपकी उसकी स्पीचेस। लास्ट टाइम की जो कैंपेन थी, उस कैंपेन में कौन सी अच्छी बातें करते थे? ठीक है ना, अच्छा। वो यही बातें तो करते थे। अभी भी तो वही सिचुएशन आ रही है। तो बेसिकली इसमें देखिए मल्टी डायमेंशनल बेसिकली बेनिफिट्स है। इलेक्शन की अपनी जगह पर है, ग्लोबल कुछ चीज़ें अलग हो रही हैं, तो मुख्तलिफ तरह से जो है ये एक चाल चली जा रही है जो कि हमें समझ में आ रहा है। मगर एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, मेरे हिसाब से इस वक्त तक इमरान खान साहब ने सही कहा कि पहले जो अफगानिस्तान की जंग में वो कूदे थे, हमें इस तरह से जंग का हिस्सा नहीं बनना, जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। फरहान साहब, जिस तरह अगर मैंने अभी अख्तर राई साहब से जानने की कोशिश की कि माइक पॉम्पियो ने आखिर DGISPR को कॉल क्यों की, इसी तरह एक कॉल पहले माजी में आई थी मुशर्रफ साहब को। मुशर्रफ साहब को भी अमेरिका से कॉल आई, इनको प्रेशराइज किया गया। वो क्या स्टांस था, और उसको मद्देनजर रखते हुए क्या आपको लगता है कि हमारी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स है वो चेंज हो ही नहीं पाता, और हम उसी तरह सप्रेस्ड हैं आज भी, और हमारी फॉरेन पॉलिसी पिछले 5 साल में तो तबाह थी। फाइनली इस साल में दोबारा से फॉरेन पॉलिसी का हमने आगाज देखा। तो क्या जो 5 साल का इतना लंबा गैप हमारे पास आ गया है, उसको वो जो तमाम तर लूप होल्स हैं वो एड्रेस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे अब? जी अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुशर्रफ साहब के पास एक कॉल आई थी, और उस कॉल पे मुशर्रफ साहब ने उनको अमेरिका को सपोर्ट करने का अंदिया दे दिया था कि जी हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, आप हमारे हवाई अड्डे भी इस्तेमाल करें आप हमारे। लेकिन एक काम और भी मुशर्रफ साहब को ये पता था कि अमेरिका अपनी फौजें उतार देगा उधर। जो उसने गलती की, ये अमेरिका ने अपनी गलती की जिसकी वजह से उसने अफगानिस्तान में फौजें भेज दी, और फौज फंसी हुई। आज तक अमेरिका की फौज पाकिस्तान की ये तो हर जगह पिटते हैं ना, ये तो वहाँ अफगानिस्तान में भी पिट गए, अब हाथ जोड़ के वहां से निकल रहे हैं, तालिबान के साथ लाइन डायलॉग कर रहे हैं। ये जो है, ये अगर आप देखें तो उस वक्त बिल्कुल सही स्टैंड था मुशर्रफ साहब का कि उन्होंने जो है उनकी फौजियों को, वहां पर 6 लाख फौजी हैं नेटो के, इस वक्त भी मौजूद हैं अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान आप क्या, अमेरिका तो वो स्टांस क्या आपको मुशर्रफ का दुरुस्त लगता था? बिल्कुल दुरुस्त था, उस वक्त बिल्कुल दुरुस्त था। तो वो हमने गलत नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया। आप देखें आपका मुल्क किस जगह पे तरक्की करके गया। इस सिचुएशन में क्या आप समझते हैं? आज आप बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है। आज उस वक्त आप वो वाली सिचुएशन क्यों नहीं हो सकती? हाँ, वो सिचुएशन इसलिए नहीं हो सकती, उस वक्त अमेरिका ने आपको ओपनली आपको धमकी दी थी, और अफगानिस्तान उनका असल में अफगानिस्तान उनका असल टारगेट नहीं था, पाकिस्तान टारगेट था। आज जो है ईरान टारगेट नहीं है, पाकिस्तानी टारगेट होगा। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया के साथ वो खड़ा हुआ है। इंडिया और ईरान की वैसे भी बनती है, तो वो इस चक्कर में कब वो अगर अब पाकिस्तान से कभी तो इस तरीके की अब वो मांगेगा नहीं कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें अपने अड्डे दे दें ईरान के लिए, तो और ना हमारी फौज इस वक्त क्या इंडिया के साथ कोई अलाय कर सकते हैं इस दफा, जिस तरह पहले हमें इस्तेमाल किया गया अफगानिस्तान में?
कौन कर सकता है? अमेरिका। अमेरिका तो करेगा, अमेरिका तो करेगा। और क्या क्या इंडिया यूज होगा? क्योंकि इंडिया ने बड़ी डिप्लोमेसी को अपना स्कैटर्ड रखा है, उसने ईरान के साथ भी ताल्लुकात बनाए हैं। आप उससे पहले ही मुस्लिम्स वहाँ पे फसादात शुरू हो गए। वहाँ शिया सुन्नी की बात नहीं हो रही है जी, मुस्लिम फसादात शुरू हो चुके हैं। वहाँ तो बिल की वजह से एक हलचल मची हुई है, मुसलमानों के अगेंस्ट है ना। वहाँ पे आप अगर पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान के लिए बोलते हैं कि मुस्लिम सुन्नी कंट्री है और वो शिया कंट्री है, मतलब सब लोग ये जानते हैं फिरके के हिसाब से। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जी अब आप इंडिया में अगर जो होने जा रहा है या हो रहा है, उन्होंने एक बिल पास किया अगेंस्ट मुस्लिम्स के अगेंस्ट, तो वो आज खड़े हो चुके हैं। इसके ऊपर तो आप देखें महातीर मोहम्मद साहब, तैयब अर्दगान साहब, वो आज से कई सदी पहले भी जो है मुसलमानों के अगेंस्ट है। और आरएसएस के जो गुंडे हैं वो तो उनकी तो फिलॉसफी यही है कि गवर्नमेंट लेवल पे नहीं थे ना, वो गुंडागर्दी जरूर थी। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई कानून साजी है ना, बैक टू बैक मोदी आ रहा है, मोदी तो है ही आरएसएस का गुंडा। कानून साजी अब हो गई है, कानून साजी इंडिया में भी की गई और कश्मीर में भी की गई। कश्मीर के ऊपर तो हमारे हमारे जो यू टर्न साहब हैं, नियाजी साहब, उन्होंने जो है वो वहाँ पे खिताब करके, पहले कौन सा कश्मीर आजाद हो गया था? कश्मीर की कौन सी 10 साल की कोई पॉलिसी बना दी गई थी? कौन सा कश्मीर के लिए काम हो गया था? मौलाना फजलुर रहमान साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ इस बात का, बिल्कुल क्रेडिट देता हूँ कि वो जब तक वो चेयरमैन थे आज उस वक्त तक साहब उन्होंने किया क्या? मुझे कुछ बिल नहीं पास होने दिया। ऐसी बात ना करें। ये बिल जो है, ये बिल आप भी जानते हैं लेजिस्लेशन किस तरह बनती है सालों साल, और इस तरह कॉन्स्पिरेसी वाली लेजिस्लेशन तो इनकी प्लानिंग है। और जब उन्होंने इलेक्शंस में आ रहे थे तो उन्होंने पहले ही दावा कर दिया था मोदी ने कि हमने ये काम करना है, और ये यानी इंस्टिंक्टिवली तो नहीं करना था। उन्होंने मुस्लिम्स के खिलाफ कहा था, कश्मीर के लिए। दैट वाज ओपन एंड रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कहा, हिंदुओं से वोट, जो महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, उन्होंने उनको रिबटल में ये जवाब दिया था कि अगर आपने आर्टिकल 370 को रिवोक करने की कोशिश की तो हम जो है बहुत ज्यादा आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस नॉर्मल नहीं होंगे। ये महबूबा मुफ्ती साहिबा का कहना था, हालांकि वो बीजेपी की एलाय हैं, उन्होंने ओपनली कहा था और उन्होंने इलेक्शन पे जाने से पहले क्लियरली बार बार रिपीट किया, जिसको हमारी फॉरेन पॉलिसी की तरफ से सीरियस नहीं लिया गया, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। मैं आपको बताऊं, इसलिए मैं उनको क्रेडिट दे रहा हूं फजलुर रहमान साहब को इस बात का। उनको तो क्रेडिट ना ही दे, उन्होंने क्या किया? डीजल जमा किया और तो कुछ नहीं किया। उनके टाइम पर नहीं, डीजल को छोड़ें, वो तो आप लोगों का मतलब सियासतदानों का अपना आपस का मामला है। कोई डीजल बोलता है, कोई नियाजी बोलता है, कोई यू टर्न बोलता है, कुछ बोलता है, लेकिन वो तो एक अलग मामला है। मसला ये है कि देखिए उस दौर में कश्मीर की बात होती थी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज आपने कश्मीरियों के लिए क्या किया? अगर आप कश्मीर चले जाएं इस वक्त, आप कश्मीरी होती और आपके सामने जो आपको सपोर्ट कर रहा है, एक साल की पॉलिसी जो है वो डोमिनेट करेगी 10-15 साल पुरानी पॉलिसी को। ये तो मिनट्स में होती है। आप देखें, आपने बात की कॉल के ऊपर, आपने बोला कि कॉल के ऊपर उन्होंने ओके किया था, यहीं से कंटिन्यू करूंगी आपसे कि कॉल के क्या हिस्ट्री में मामला थे। जिस तरह फरहान साहब का कहना ये है कि उस वक्त हमारी जरूरत थी, लेकिन अब हमारी जरूरत नहीं, अब हमारा स्टांस चेंज होना चाहिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट होना चाहिए, क्योंकि अब हमारी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने की हम इजाजत नहीं देंगे और ना देनी चाहिए। इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि माजी में भी मुशर्रफ साहब को एक कॉल आई थी और उस कॉल के बाद जो है मामलात हमने देखे कि क्या मामलात हुए। आज भी डिबेट होती है कि क्या मुशर्रफ साहब ने वो दुरुस्त किया। कुछ कहते हैं कि वो उस वक्त की जो है दौरे हुकूमत की ज़रूरत थी, कुछ कहते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें बुरे फेस करने को मिले। सर, आप कनेक्ट करें इस बात को। जी देखिए, वो उस वक्त की ज़रूरत भी थी हमारी, और हमने जो भी काम किया था वो असल में बेसिकली आपको मैं बताऊं, मुशर्रफ साहब जो है वो बहुत अजीम लीडर हैं। लीडर में आप फौजी आप समझेंगी, लेकिन वो अजीम लीडर हैं। उनको लीडर के अंदर जो है ना 3 किस्म की क्वालिटीज़ होती हैं, फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट। अब पास्ट में आप आ जाकर देख लें कि आपने अमेरिका का अगर सपोर्ट किया उस वक्त, तो उसके अगेंस्ट आपने कितना पाकिस्तान को वेलफेयर करके दिया, और आपने अमेरिका को वहां फंसा दिया, अमेरिका का सपोर्ट नहीं किया था। आज अमेरिका आंसू रो रहा है। उनकी कंडोलीजा राइस बोलती है कि मुशर्रफ हमारे साथ नहीं थे, लेकिन आप लोग बोलते हैं नहीं, हाँ पूरा मीडिया बोलता है कि जी मुशर्रफ साहब ने एक फ़ोन कॉल के ऊपर दे दिया। उनकी जो उस वक्त की फॉरेन मिनिस्टर थी कंडोलीजा राइस, उसकी किताब आप पढ़ लें, उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि मुशर्रफ साहब ने हमारे साथ डबल पॉलिसी खेली।
तो बेसिकली लीडर का काम यही होता है कि डबल पॉलिसी खेलें। आप कोई भी अपने अगेंस्ट जो भी आपको धमकी दे रहा है, तो ये धमकी का जवाब 10 साल के बाद उनको पता चल गया कि क्या मिला। तो एक नहीं, वहां पे 6 लाख फौजी उनके अंदर फंसे हुए, और अगर पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं होगी, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के लोग नहीं चाहेंगे, तो वो एक फौजी भी वहां से बाहर नहीं निकल सकता। अमेरिका आपकी मिन्नतें कर रहा है कि अल्लाह का वास्ता है तालिबान से हमारे मुज़ाकरात कराएं। तो ये तो लेकिन आपको ट्रम्प का भी रवैया देखें ना आपके, वो पहले कहते हैं कि आप मीडिएशन कराएं हमारी तालिबान के साथ, 9 डायलॉग होने के बावजूद वो ट्विटर के ऊपर जो एक प्लान मुलाकात होती है और ऑल ऑफ अ सडन वो मुलाकात पर नहीं जाते, कैंसिल कर देते हैं और उसका इजहार एक ट्वीट के ऊपर करते हैं। तो इसका ना नुकसान सिक्योरिटी उन्हीं को काउंसिल, ना ओवरऑल उनकी कोई फॉर्मली कोई गुफ्तगू, कोई काम। इसका नुकसान भी उन्हीं को होगा। एक ये जगह आप उन्होंने उनको अपनी देख लें। अफवाज ईरान में, वो अफगानिस्तान में फंसाई हुई हैं, अब ईरान और इराक की तो धमकी उनकी देते सोच हैं। है, ईरान उनकी सोच है। ईरान एक बहुत गैरतमंद कौम है, वो उनको जवाब बहुत अच्छे तरीके ड्रोन दे के भेजा था ना उन्होंने, तो आपने इराक में उसको मारा है, उनको जो शहीद किया है इराक में किया। आप ईरान में करके दिखाते ना, तो फिर हम मानते कि जी हाँ आप में कुछ दम है। आप भेजें तो आपकी रेड़ मार देगा ईरान। आप वहां पे आपकी सोच भी नहीं है कि ईरान आपके साथ करेगा क्या। अभी आपको जवाब भी मिलेगा बहुत जल्दी इसका, ईरान देगा। मैं धमकी नहीं दे रहा आपको, कहीं आप ये समझें कि मैं धमकी दे रहा हूँ। ईरान जवाब जरूर देगा अमेरिका को, और देना चाहिए। और हमें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इस वक्त सिर्फ एक ही चीज सोचना, ये यू टर्न नहीं लेना, बिल्कुल भी इस मामले में नहीं लीजिएगा, अल्लाह का वास्ता है कि यू टर्न नहीं लीजिएगा। अख्तर साहब, आपको क्या लगता है, क्या माजी की एक फोन कॉल क्या एक जो है प्रोडक्टिव थी हमारे लिए, या फिर हमें उसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को मिल रहे हैं? प्लस इस वक्त के स्टांस को आप क्या समझते हैं कि कैसे होगा तो बेहतर होगा? देखिए, सर ने बेहतर कहा। बात यह है कि जो उस वक्त सिचुएशन थी उस हिसाब से वो फैसला बेहतर था। अभी बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप इसको इजी मत लीजिए। सर ईरान को कह रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, इनका पॉइंट ऑफ व्यू अपना है और मेरा ख्याल है ठीक होगा। मगर मैं ये समझता हूं कि जंग इस चीज़ का बिल्कुल हल नहीं है, क्योंकि ये बर्बादी होगी। लेकिन उन्होंने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की किसी के मुल्क में घुसकर, और इस तरह अनलॉफुली किसी फॉर एग्जाम्पल अगर एटमी हमला करता है ईरान अमेरिका के ऊपर, तो आप मुझे बताइए कि क्या ग्लोबली क्या नुकसान सबका नहीं होगा? ठीक है, पूरी ग्लोब का नुकसान नहीं होगा। बात यह है कि जंग इस चीज का हल नहीं है। बस अंडर एस्टिमेट कभी भी अमेरिका को भी ना कीजिएगा, ना ही ईरान को अंडर एस्टिमेट कीजिएगा। कनेक्ट करूंगी, हमें कॉल पे ज्वाइन किया है कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू। हम ईरान की गुफ्तगू कर रहे थे, ईरान और अमेरिका के हवाले से। जिस तरह आप जानते हैं कि सुप्रीम लीडर ने एक क्लियरली कह दिया है कि वो रिटेलिएट करेंगे, लेकिन अब उन्होंने ये भी कहा है, डेवलपमेंट मजीद ये आई है कि वो डिसिप्लिन और मुनज़्ज़म तरीक़ाकार से जो है इस पर रिबटल देंगे। वो अब फौरन जल्दी में कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि बहुत खतरनाक भी हो सकता है। इसके अलावा और क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान का स्टांस क्या मजीद क्लियर होना चाहिए? क्योंकि अभी एक और जो है स्टेटमेंट आया शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो कह रहे हैं एक तरफ हमारा जो है नेबर है, एक तरफ हमारे पर्सनल मफादात हैं। क्या मतलब है इसका? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कल भी मैंने आपके प्रोग्राम में अर्ज किया था, इस इवेंट के दो पहलू हैं। नंबर एक पहलू तो ये है कि ये एक ऐसा इवेंट हुआ है जो कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ के मुताबिक नहीं है, और एक बहुत ही नाजायज हरकत की है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा दिस वाज एन एक्ट ऑफ कवर्डिस ऑन द पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टू डू दिस थिंग। लेकिन जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, ये अमेरिका का ये एक वतीरा रहा है, एक ट्रैक रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, जैसे कल मैंने कहा था, लियाकत अली खान को भी उन्होंने इसी तरीके से मरवाया, और अभी जो यहीं से कनेक्ट करेंगे। अख्तर साहब, आप बता रहे थे स्टांस के सिचुएशन क्या होनी चाहिए? मैं ये कह रहा था कि इतनी आसान सिचुएशन नहीं है। अमेरिका का प्लान अपनी जगह पर मौजूद है उनके पास, बिल्कुल। मैं बल्कि ऐसा दूंगा जैसे ये टेबल है, पेंटागन की अगर 5 साइड्स होती हैं और हिडन एक साइड नीचे भी होती है। बात यह है कि आप देखें अमेरिका का, आपने उसके करीबी बेस देख लीजिए, कहाँ बेस करता है। उनकी अमेरिका की अफवाज जो है यहाँ करीब ईरान के कितनी, इस हमारे खित्ते के करीब कितनी है, तकरीबन 14,000 रुपीज़ अफवाज जो है उसकी यहाँ अफ़गानिस्तान में मौजूद है। तकरीबन 13,000 जो है उसके इराक के अंदर मौजूद है। तकरीबन कुवैत के अंदर भी इतनी ही मौजूद है, 13,000। इस तरह अगर आप देखें तो पूरे उनके बेसिस बने हुए हैं इस पूरे खित्ते के अंदर।
ठीक है, इतना इजी ना लीजिए। वो अगर कहीं से भी कोई चीज कर सकता है तो वो बिल्कुल कर सकता है और एक्शन ले सकता है। बात यह है कि पीस की बात होनी चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पीस की बात कैसे होगी अख्तर साहब, जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो जिस तरह आपने खुद भी कहा कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, आप इस तरह किसी को इनह्यूमन तरीके से मार दें और उनके मुल्क में घुसकर मार दें और फिर अब रिटेलिएशन तो होगा, इसका रिबटल भी आएगा सामने, तो पीस की बात आखिर कैसे करें? और क्या अमेरिका को जेब देता है ये सब जहाँ पे वो पीस की बात करता है? उसने इतने सारे फोरम्स बनाए हुए, इंटरनेशनल फोरम्स, कहता है कि यहाँ पे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, तो क्या ये क्या सिचुएशन है? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान को जो मौक़िफ़ है इसके ऊपर बिल्कुल सही है कि, और जैसे साहब भी कह रहे हैं कि जंग से मसले हल नहीं होते, लेकिन एक घर में जहां पर इतना बड़ा मातम हो गया, वर्ल्ड कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशंस और दूसरी जो कौमें हैं वो ईरान को इस बात की यकीन दहानी कराएं कि हाँ ये जाती हुई है और हम लोग आपके साथ खड़े हैं और हम आपको पीसफुली अगर आप काम करेंगे हम इसमें आपकी मसालियत करने को तैयार है। लेकिन आप उसको जबरदस्ती किसी चीज पर नहीं आमादा कर सकते। जहां तक ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू है, ईरान बहुत ही मैच्योर्ड और बहुत ही कैरेक्टर वाला मुल्क है, एक नेशन है जिसने कई सदियों से अपना एक मकाम बनाया है वर्ल्ड कम्युनिटी में। वो कभी भी कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे, बड़ा सोच समझ के नबतुना जवाब देंगे। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जवाब तो देंगे अगर उनको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। खाली पाकिस्तान के हैंडल करने से की बात नहीं है, वर्ल्ड कम्युनिटी शुड हैंडल ईरान एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ ये गलत काम हुआ है, हम इसको सही करने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड कम्युनिटी शुड हैंडल ईरान, और महातिर मोहम्मद और एर्दोगान साहब का भी जो है स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं कि एक एलाय फॉर्म होना चाहिए, उन्होंने भी इसको इनह्यूमन करार दिया है और इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन के ऊपर बात की है। मजीद आप कैसे देखते हैं इसको कि मुस्लिम उम्मा किस प्लेटफॉर्म के जरिए इकट्ठी होगी और फर्दर इसमें क्या अपडेट्स आएंगी? देखिए, जो प्लेटफॉर्म बन रहा था केएल में, उसकी समिट थी, वो एक बहुत ही मौसर प्लेटफॉर्म बन रहा था। मैं समझता हूँ कि ओआईसी और जो तो ये ऐसे लंगड़े लूले जो ऑर्गेनाइजेशन ये काम नहीं करेंगे। महातिर मोहम्मद साहब है, एर्दोगान साहब है और इमरान, ये लोग बड़ी अक्लमंदी के साथ और दानिशमंदी के साथ इस केस को हैंडल करें और इसको किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में ना बदलने दिया जाए। लेकिन इसमें जरूरी है कि अमेरिका को बता दिया जाए, हमने अभी तक अमेरिका की कंडेमनेशन नहीं की है। मेरी ये इसकी बड़ी शिकायत है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड फर्स्ट कंडेम ये गलत काम किया उन्होंने। अगर इनडायरेक्टली तो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि क्लियरली और ओपनली करें। हाँ बिल्कुल, ओपनली कहेंगे जी आपने गलत काम किया, हम आपको इस पे कोई गुंजाइश देने को तैयार नहीं है। साथ में हमारे दूसरी ममालिक जो है अपना तुर्की के साथ और मलेशिया के साथ मिलके ईरान को हम समझाते हैं और सपोर्ट करें। ठीक है सर, यहीं से कनेक्ट करेंगे। सर, जिस तरह कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब कह रहे हैं कि हमें ओपनली जो है बताना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये डिप्लोमेसी का एक तरीकाकार है और आपके हिसाब से उन्होंने ठीक किया है, तो अगर चले ओपनली हम लोग नहीं करते हैं तो फिर क्या कोई लूप में ले लेना चाहिए दूसरों को, दूसरे ममालिक को, और इसके ऊपर कोई अपडेट्स रखनी चाहिए? क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, जब पाकिस्तान के और इंडिया के पिछले दिनों में हालात थोड़े से ख़राब थे तो कोई शक था कि जंग हो सकती है और एटमी जंग भी छिड़ सकती है, तो आलमी प्रेशर था और बहुत क्विकली उन्होंने, आलमी बरादरी ने हमें जो है हैंडल कर लिया, क्योंकि वो उसके ग्लोबली जो है बड़े नुकसानात होने के। सर, लेकिन क्या आलमी बिरादरी ने वाकई हैंडल किया था? अलीना साहब, मेरा पॉइंट है सुन लीजिए। इस वक्त आलमी ताकतें जितनी भी हैं उनके तमाम के मुफादात हैं, वो मुफादात को देखते हुए बात करते हैं, क्योंकि उनके अपने कौमी मुफादात मौजूद हैं, उनको देख के वो बात करेंगे, चाहे वो कोई भी आलमी ताकत हो। हाँ, अलबत्ता 2-3 ताकतें ऐसी हैं जो मुस्लिम उम्मा की हैं या जैसे हैं वो बात कर रहे हैं और प्रेशर है। हाँ, अलबत्ता थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना चाहिए, इतना आसान नहीं है कि इस इतनी बड़ी जो डेवलपमेंट हो गई है उसको करने के लिए। बहरहाल हम फिर उसी बात पे आएंगे। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताना चाहूँगा क्योंकि टाइम की वक्त की कमी होगी। आप ये जो पाकिस्तान में और इंडिया के अंदर स्पेशली हालात ख़राब हो रहे हैं, आप क्या ये समझते हैं कि ऐसे ही हो रहे हैं? इसके पीछे की अगर हिकमत आपको पता चल जाए तो यहाँ पर जितने भी ये
करैक्टर अदा किए जा रहे हैं, ये सब इस खित्ते के अंदर बदअमनी पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं। जो बदअमनी है ये बेसिकली प्रोडक्ट है किसी की। मैं हमेशा कहता हूँ ये प्रोडक्ट है, हर लेवल की प्रोडक्ट है, बड़ी प्रोडक्ट है, छोटी प्रोडक्ट है। अगर पीस होगा तो फिर तो दुनिया जन्नत बन जाएगी। बात यह है कि यहाँ तमाम कौमों के बड़े बड़े ममालिक के सुपर पावर्स के मफादात हैं। अब चाइना मुझे बताइए कि क्या वो इनिशिएट लेगा अपने मफादात को छोड़ते हुए? इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है अमेरिका के अंदर, इतनी दुनिया भर में उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो जाहिर है क्या वो जो है वो चाइना भी तो सोच समझ के बात करेगा ना। ये सारी बातें समझने की है। इवन अगर आप बात कर लें तुर्की की, ठीक है, तुर्की बिल्कुल बात करते हैं, हम अपना स्टांस क्यों क्लियर पेश नहीं कर रहे? देखिए हम एक बेसिकली छोटा मुल्क हैं और हम जाहिर है कि मैंने बताया था थोड़ा सा झुकाव यूएस की तरफ लग रहा है, ठीक है, उसकी भी कोई वजूहात है, ठीक है। और क्या आप समझते हैं कि फॉरेन पॉलिसी तब मजबूत हो सकती है जब मुल्क की इकोनॉमी मजबूत हो? मुल्क का डिफेंस तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन है हमारा, और ये दुनिया मानती है कि डिफेंस में हम बहुत आगे हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को कैसा होना चाहिए? क्या इकोनॉमी को देख के वो वैसे ही चेंज होती रहती है, या फॉरेन पॉलिसी बहुत ऊपर तक भी हो सकती है? आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी, बीच में 2-3 बातें की, उसमें से जो इकोनॉमी वाली बात की है उस पर हमारी बात नहीं हुई। आप ये देख लीजिएगा इस वक्त फ्यूल क्राइसिस कितने आने वाले हैं, इसी वक्त शूट अप कर गया है और ये कम नहीं होगा, ये बता दूं मैं। ये नजर आ रहा है कि शायद ये टाइम बीइंग है, क्योंकि आपको पता है यूरोप का 70-75% फ्यूल रिक्वायरमेंट जो है इस खित्ते से पूरी होती है। इसी तरह से जापान की टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो यहीं इसी खित्ते से पूरी होती है। इस तरह से अगर आप डेटा देखेंगे आपको पता चलेगा ये खित्ता कितना इंपॉर्टेंट है। और पूरी ग्लोबली जो है ना मार्केट के अंदर फ्यूल प्राइस का अप प्राइस हो जाना, एक बहुत बड़ी शॉर्टेज हो जाना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी इकोनॉमी यही तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान ऑलरेडी जो है बड़ी मुश्किल में है, बड़ी मुश्किल में है। के ऊपर यहाँ पे आखिरी सवाल मैं कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्या ये जो एक वॉर है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, और इतना आसान भी नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई वॉर हो, लेकिन अगर ये और मामलात ख़राब होते हैं मज़ीद, तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को फेस करने पड़ेंगे या पूरे खित्ते को, या इवन दुनिया के ऊपर इसके असरात आ सकते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है। एक छोटा सा वजाहत कर दूं, जो साहब आपके साथ बैठे हैं, आई डोंट नो कौन, जो पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग country with a very poor leadership, with a very corrupt leadership. अभी हमारे पास जो strength है, military strength है, वो should not be underestimated. हमारे पास अभी भी leadership weak है. That is what I am saying continuously कि आपकी leadership को मजबूत होना चाहिए and उनका जो strength है उसको इस्तेमाल करें। ये उसको वजाहत कर दी। अब आपके सवाल का जवाब, अब अगर ये खुदा न खास्ता, I am not for the thing कि जंग हो जाए, पाकिस्तान जो अपना रोल प्ले कर रहा है, जो बाकी ममालिक कर रहे हैं, वो उम्मीद है कि वो इसको पैसिफाई करने में कामयाब होंगे और इसको एस्केलेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता एस्केलेट होती है तो ये मैंने जैसे कल भी कहा था, आज भी, पाकिस्तान बीइंग द नेक्स्ट डोर नेबर इससे बच नहीं पाएगा। अमेरिका के हिट लिस्ट पर आप मौजूद हैं। आई कैन नॉट ट्रस्ट अमेरिका। अमेरिका हैज ऑलवेज बीन अ फ्रेंड आपके बज़ाहिर, लेकिन पसपुष्ट उसने आपके खिलाफ काम किया है और अभी भी वो इसी तरीके से काम करेगा। अमेरिका डज नॉट वांट पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान टू फ्लरिश। तो ये ध्यान में रखा जाए कि अगर ये होती है तो अमेरिका आपको भी नहीं छोड़ेगा और ये तमाम तर अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए वो करेगा। यू हैव टू लिएज विद चाइना, आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्रेंड है। यू हैव टू लिएज विद टर्की, यू हैव टू लिएज विद मलेशिया। एक नया ग्रुप बनाए तो इस मॉन्स्टर को, इस इडियट को, जिसने आपके पूरे मुल्क को, दुनिया को उसने हिला के रखा हुआ है, उसको काबू करने के लिए आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप चाहिए ताकि उसको सही तरीके से टैकल कर सके। फॉरेन पॉलिसी में सख्त रिफॉर्म्स की जरूरत है। यू एग्री विद दैट? बिल्कुल, I agree. It requires a global response to this monster who's attacking everywhere. ठीक है, थैंक यू सो मच कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब। फरहान साहब, इस सिचुएशन के ऊपर जिस तरह कैप्टन साहब कह रहे हैं कि एक नए यूनिट की ज़रूरत है, जिस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी यही कहा कि जिस तरह हम जानते हैं दुनिया के 2 बेसिक यूनिट्स हैं जो कि सुप्रीम जिनको कहा जाता है, क्या मुस्लिम उम्मा को एक 3rd यूनिट फॉर्म कर लेना चाहिए? और अपने वैसे तो कहने को तो बहुत सारे फोरम्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज वहां पर कोई एक स्ट्रॉन्ग एलाई नहीं है उनका, और हमने अनफॉर्चुनेटली एक वो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस भी देखा, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो कैसे फॉर्म करें, क्या करें? बिल्कुल फॉर्म करना चाहिए, बल्कि फॉर्म होने जा रहा था।
आपकी जो लीडरशिप है अभी, जो कैप्टन साहब ने बोला कि जी वो भी अभी किसी काम की नहीं है, तो हकीकत यही है कि वो किसी काम की नहीं है। तो अगर आप जैसे मलेशिया, तुर्की और 3-4 मुल्क और मिलके एक मुस्लिम एक वो बनाने जा रहे थे अपना अलाई, तो आप गए क्यों नहीं वहां पे? आप क्यों नहीं वहां पे गए? पाकिस्तान से नियाजी साहब से सवाल किया जाए कि आप वहां पे गए क्यों नहीं? उर्दुगान साहब, अब महातिर इनसे हट मोहम्मद जाएं, साहब और इमरान खान साहब। आपने इमरान खान साहब से तो आप हट जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब की तो कोई भी पॉलिसी है ही नहीं। नहीं, अभी ना कैप्टन थी साहब ने ये कहा और ना कि है। वो कह रहे हैं कि इमरान फौज खान की साहब, पॉलिसी हो सकती है, हमारी जो फरहान फौज साहब है। अभी जो कहना था कैप्टन साहब को, वो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब, महातिर मोहम्मद और इमरान खान का नाम लेते लेते रुक गए थे। नहीं लिया ना, नहीं लिया। I know sir, मेरी कल भी इनसे बात हुई है, मेरी कल भी इनसे बात हुई है। इससे पहले वाले जो इमरान सवाल खान का था, नाम वापस ले लें, क्योंकि इमरान खान का नाम अगर कैप्टन साहब ले रहे हैं तो वो वापस ले लें, क्योंकि इमरान खान बहुत बड़ा यू टर्न है। सुन तो लें आप। जी। वो उनकी कल भी यही स्टांस था, और अभी पिछले सवाल के जवाब में उन्होंने यही कहा कि उर्दुगान, महातिर मोहम्मद और उर्दुगान साहब पहले जिस तरह बनाने जा रहे थे, बात करने जा रहे थे इसके ऊपर, इसको सीरियसली ले लें। ठीक है, आपने जो 2 नाम लिए ना, तैयब उर्दुगान और महातिर मोहम्मद, ये तो सही है। तीसरा नाम इसमें आप ऐड करें जनरल बाजवा। इमरान खान नहीं, नॉट फॉर इमरान खान। इमरान खान के पास कोई सलाहियत है ही नहीं, कुछ भी सलाहियत नहीं है। आपके 1.5 महीने से आपके कश्मीर के मुस्लिम वहां पे कर्फ्यू पॉलिसी में इंटरवीन करना नहीं करना, आप बना दें, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल, कैसे नहीं हो सकता सर, लेकिन वो तो डेमोक्रेटिक लीडर्स है ना, तो फिर ये तो अगर मिलिट्री एलाय होता तो बाजवा साहब बात करते। एक डेमोक्रेटिक एलाय के अंदर आखिर बाजवा साहब कैसे इंटरवीन कर सकते हैं? अलवीना साहबा, कानून पास करें, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये सारी बातें सियासी की जा रही हैं। मैं भाई को ये गुजारिश करूंगा, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड का पता नहीं है, ठीक है। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो सिविल गवर्नमेंट की है वो पिछली माजी की हुकूमतों से बहुत बेहतर है, ठीक है। एक साल में बहुत ग्रो किया है फॉरेन पॉलिसी में। लीजिए मेरी बात, बहुत बेहतर होगी तो आपके सामने सर सुन तो लीजिए। आपको हर जगह से दबाया जा रहा है, रोका जा रहा है। बाखबर जराए से आप प्रैक्टिकल बात करें। मैं बाखबर जराए से, अलवीना साहबा, मैं बाखबर जराए से ये बात आपको कर रहा हूँ कि हमारी हिकमत अमली जो है इस वक्त बेटर है, इससे बेहतर ऑप्शन नहीं था, और नो नहीं किया गया। जो ग्रुप 7 है, जो आपने पहले जिक्र किया, जो वो ममालिक हैं, उनके साथ हम शायद शामिल हो जाएं, नो नहीं कहा गया, होंगे, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली तो इस वक्त बैठ के हम टॉक शो में मायूसी फैलाएं और हम बैठ के क्रिटिसाइज करें हुकूमत को, वो मुनासिब बात नहीं। आपने अपना नुमाइंदा नहीं भेजा तो पिछले दौरे हुकूमत में हमें मफलूज किया हुआ है ना, हम पैरों पे खड़े ही नहीं है। हम पैरों पे खड़े होंगे तो आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। सर पिछली दौरे आपने अपना नुमाइंदा भी, इमरान खान साहब खुद नहीं गए, अपने नुमाइंदे को तो भेज सकते थे। आज का माहौल देखें, आज का सर माहौल देखें, आज हमारी अपोजिशन आज सिर्फ बात कर लें, जब पाकिस्तान के साथ हैं, जो हक की बात है, पीपल्स पार्टी ने जो आर्मी एक्ट की, जो आर्मी एक्ट की तरफ से बिलावल कह रहे हैं कि जब ये रिव्यू होने जाए तो पहले दिखा ले कहीं हमारे इख्तलाफात ना हो। एक तरफ वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ मैं आपको बाखबर जराए से ये बता रहा हूँ, आज के इजलास में उन्होंने वो चीज देखी, बल्कि वो तजावीज गैर मुनासिब खुद उन्होंने तस्वुर की, उन्होंने वापस ली, ठीक है। और तीनों यानी कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ, मुस्लिम नवाज शरीफ, तमाम पार्टी एक ही पेज पर है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो हमारी सियासी इस्तेकाम है, इस वक्त हमें इस बात को नहीं उछालना चाहिए कि हमारी सियासी हुकूमत क्या कर रही है या दूसरी पार्टी। वो जो पॉइंट है ना, वो डिफरेंट पॉइंट है जिसपे एक पेज पे आए हो, वो इस पेज पे नहीं आएगी, देखिए पॉइंट पे नहीं आएगा एक पेज पे, क्योंकि इमरान खान को देखें, अभी थोड़े दिन पुरानी बात है, मैं ज्यादा पुरानी बात ही नहीं कर रहा। सर, जब अलाई बनने जा रहा था, आपने उस वक्त क्यों नहीं अपना नुमाइंदा भेजा? मेरा सवाल सिर्फ इतना सर देखिए, जो कि आपने नुमाइंदा क्यों नहीं भेजा? सर बेहुरमत, सर मैं चलिए थोड़े से आपको कुछ जो है काम गिनवा देती हूँ 1 साल के अंदर पॉलिसीज के, लेकिन वो मैं आपको कुछ और डिटेल में ऑफ एयर बता दूंगी, इस पर हम लोग बात भी करेंगे। लेकिन मुझे पता है वो आप बताएंगे मुझे कि वो मुर्गियां पालने, नहीं सर फॉरेन पॉलिसी की बात कर रही हूँ ना, मैं फॉरेन पॉलिसी की बात करूँ कि 1 साल में कितने काम हमारे फॉरेन पॉलिसी में, किसी में कभी इतने गट्स नहीं हुए। जो बेहुरमती हमारे मजहब की होती रही, हमेशा क्लियर स्टांस हमारा आया है इसके ऊपर। जो खाकों का पूरा वो एक एग्जीबिशन करने जा रहे थे, उसको हमने रुकवाया है, बिल्कुल हमारे शुरू के इनिशियली मंथ्स के अंदर था। फिर उसके बाद मिस्र के साथ हमने कभी कोई डिप्लोमेटिक टाई नहीं किया था, ये भी याद रहे। और 1 नहीं 2 से 3 सेक्टर्स के अंदर हम लोग जा रहे हैं मिस्र के साथ। इसके अलावा बहुत सारे हम लोग मल्टीलैटरल टाइज कर रहे हैं। इसके बाद जब हमने एस्केलेशन देखी भारत के साथ, ईरान के साथ, हमने फॉरेन से अपनी इंपोर्ट्स को इंक्रीज किया, एक्सपोर्ट्स को वो उनके साथ और भी अलाई मजीद एक्सपोर्ट्स हमारी इंक्रीज हो गई। जी, अब इसके बाद जो है हम लोग मजीद इंपोर्ट्स को हमने रोक दिया अपना,
और ये कहा जा रहा है कि इंपोर्ट्स क्यों रोक रोकने दिया से कुछ आपने? सर देखिए Import रोकने से ना, जो क्या होता है? लग्जरी गुड्स है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है आप ना, देखिए, आप luxury मुझे एक goods। बात बताएं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फर्क क्या है? आज मैं आपको एक सर, छोटी हमारा सी बात revenue बता generate होगा दूं, export से ना। मैं खुद टैक्स से रिलेटेड हूं, मैं आपको बता दूं आप एक बात कि आप बोलते हैं कि जी सर टाइम हमारा ओवर हो गया, पैसा वन यहाँ से जाता है। लाइनर, वन लाइन के अंदर एक अच्छा चले वो फिर कर ये दें। बात किसी और वक्त पे हम जी। करेंगे। हाँ, लेकिन मैं तो आपको आज ये भी यही बात बोलूंगा कि फौज को कोई स्टैंड उठाना चाहिए फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी। नियाजी साहब सर, के बस की डिफेंस बात जाता है। नहीं है सर, फॉरेन क्योंकि पॉलिसी- देखिए ये काम होते हैं लीडर के। सर, ये डिफेंस लीडर्स के होते हैं पॉलिसी या अलग है, पॉलिटिशियन लेकिन के होते साथ में हैं। लेकिन मैं चलती है। बताऊं लीडर के होते हैं या पॉलिटिशियन के होते हैं। फिर आप अपना बयानिया दुरुस्त कर ले, दोनों को साथ लेके चलना दोनों नहीं है चाहिए। ना, दोनों है ही नहीं। इत्तेफाक से इन दोनों में से कोई भी शख्सियत हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वो एक जो है एक ठीक है। क्रिकेटर देखिए है। मैं सिंगल लाइन में वक्त कह खत्म हो दूं गया है, क्योंकि वक्त खत्म हो गया बिल्कुल। देखिए अभी सियासी इस्तेकाम आ चुका है, फौज के साथ हैं सारी पार्टियां, सर, तो फौज के आज साथ की हैं, सिचुएशन बस फौज के साथ देखिए हैं। सर, दोबारा हमेशा इस से चीज़ को मत फौज के उछालें। साथ ही रही नहीं, है। फौज के साथ बहुत हैं। बहुत शुक्रिया दोबारा मत उछालें। अख्तर अराई साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सैयद फरहान अहमद साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। फॉरेन पॉलिसी को जो है हमें रिव्यू करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 5 साल तो कोई भी काम नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने पर्सनल दौरे करते चले गए और इससे पहले जरदारी साहब ने अपने दौरे किए। फॉरेन पॉलिसी में कोई अपडेट्स नहीं आई, ना ही हमारे जो सफारतकार डिप्लॉयड रहे उनसे कोई फॉलोअप लिया गया कि आप क्या कर रहे हैं, कितने साल बैठ के खा पी रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अनफॉर्चुनेटली जो 5 साल में लैकिंग रही फॉरेन पॉलिसी की वो अब हम भुगत रहे हैं। लेकिन अब जो शाह महमूद कुरैशी साहब पहले भी डिप्लोमेट रह चुके हैं, उनकी जरा थोड़ी एक्टिव दिखाई दे रही है फॉरेन पॉलिसी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम जो वन यूनिट है अपना मुस्लिम उम्मा का वो फॉर्म कर पाएंगे और कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज के साथ सामने आएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल।